अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू वाइस 77 पर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आज की तहरीर मज़ामीन पतरस से इंतखाब है। मैं एक मियाँ हूँ मती व फरमाबरदार। अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी जिंदगी की हर एक बात से आगाह करना उसूल जिंदगी समझता हूँ और हमेशा इस पर कारबंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। चुनाचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदातों खसाइल से वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज हैं इतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब की जिन अदाओं ने मुझे मशहूर कर रखा है उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ इंसान के लिए बाइस जिल्लत समझती है। आप कहीं ये न समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी मुअज़्ज़ज़ मजमे में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तुफैल और कुछ खाकसार की सोहबत की बदौलत सब के सब ही सफ़ेद पोश हैं, लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर खलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्जा साहब को ही लीजिए, अच्छे खासे भले आदमी हैं, गो महकमा जंगलात में एक माकूल ओहदे पर मुमताज हैं, लेकिन शक्लो सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ नहीं खेलते, गुल्ली डंडे का उनको शौक नहीं, जेब कुतरते हुए कभी वो नहीं पकड़े गए। अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसकी माँ के पास मातम पुरसी तक को चली जाती हैं। गुल्ली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती हैं। कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन वो बुजुर्ग जिनको दुनिया भर की जबान मिर्जा साहब कहते थकती नहीं, हमारे घर में मोए कबूतरबाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी आसमान की तरफ नजर उठाकर किसी चील, कव्वे, गिद्ध, शिकरे को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतरबाज बनने लगा है। इसके बाद मिर्जा साहब की शान में एक कसीदा शुरू हो जाता है। बीच में मेरी जानब गुरेज, कभी लंबी बहर में कभी छोटी बहर में। एक दिन जब ये वाकया पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्जा कमबख्त को कभी पास न फटकने दूंगा। आखिर घर सबसे मुकद्दम है। मियाँ बीवी के बाहमी इखलास के मुकाबले में दोस्तों की खुशनुदी क्या चीज़ है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्जा साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मल कर एक कबूतर की चोंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा बैठेंगे नहीं। आखिर बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्जा बोले क्यों भाई, खैर बाशिद? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फिक्रे खौलने शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब कुछ कह डालूं और चल दूं, फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसलिए किसी ढंग से बात शुरू करूं, लेकिन समझ में ना आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा मिर्जा भाई, कबूतर बहुत महंगे होते हैं। यह सुनते ही मिर्जा साहब ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। इसके बाद दाने की महंगाई के मुतल्लिक गुल अफशानी करते रहे। फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। इस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खिटपिट का इरादा दिल में बाकी था। खुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हमने कहा चलो अब मिर्जा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल है। चुनाचे दूसरे दिन मिर्जा से भी सुलह सफाई हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी तलख करने के लिए एक ना एक दोस्त हमेशा कारआमद होता है। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि हमारी अहलिया को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदत की झलक नजर आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी जाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनके घर नाश्ता जबरदस्ती सुबह के 7 बजे करा दिया जाता है। और अगर हम कभी बशरी कमजोरी के तकाजे से मुर्गों की तरह तड़के उठने में कोताही करें तो फौरन ही कह दिया जाता है कि यह इस नखट्टू नसीम की सोहबत का नतीजा है। एक दिन सुबह सुबह हम नहा रहे थे, सर्दी का मौसम, हाथ पांव कांप रहे थे, साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था कि इतने में हमने खुदा जाने किस पुरइसरार जज्बे के मातहत गुसल खाने में अलापना शुरू किया और फिर गाने लगे कि तोरी छिल बिल है न्यारी। उसको हमारी इंतहाई बदमजाकी समझा गया और इस बदमजाकी का असल मंबा हमारे दोस्त पंडित जी को ठहराया गया।
لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہے، اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں 1:30 بجے کی گاڑی میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط روز لکھتے رہیے۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی کھانا وقت پہ کھا لیا کیجئے، اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نیچے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میرا دل بھی بے تاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوس پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا، اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کلا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو گو وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد جی حضور، دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کہ کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا، 11 بجے سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے وارد نہ ہو جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ یہاں سے کلب پہنچے، آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیئرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی۔ صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے۔ بہت مایوس ہوا، باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور کچھ نہ سوجا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے۔ دفتر پہنچا، دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا، جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، حتیٰ کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا، لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گدے میں جاتا رہا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی، کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے، تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:45 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگنے لگا۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا حضور حجام آیا ہے۔ میں نے کہا یہیں بلا لاؤ۔ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر پر لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال آیا۔
वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सुदाइयों की तरह इस रुमाल को तकता रहा। अलमारी का एक और खाना खोला तो सुरमई रंग का एक रेशमी दुपट्टा नजर आया और बाहर निकाला। हल्की हल्की इत्र की खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक इस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया। घर सूना मालूम होने लगा। बहतीरा अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू टपक ही पड़े। आंसुओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सचमुच रोने लगा। सब जोड़े बारी बारी निकाल कर देखे, लेकिन नामालूम क्या क्या याद आया कि और भी बेकरार होता गया। आखिर न रहा गया, बाहर निकला और सीधा तार घर पहुंचा। वहां से तार दिया कि मैं बहुत उदास हूं, तुम फौरन आ जाओ। तार देने के बाद दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। यकीन था कि रोशन आरा अब जिस कदर जल्द हो सकेगा आ जाएगी। इससे कुछ डारस बंध गई और दिल पर से जैसे एक बोझ हट गया। दूसरे दिन दोपहर को मिर्जा के मकान पर ताश का मार्का गर्म होना था। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिर्जा के वालिद से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसलिए तजवीज ये ठहरी कि यहां से किसी और जगह सिरक चलो। हमारा मकान तो खाली था ही, सब यार लोग वहीं जमा हुए। अमजद से कह दिया गया कि हुक्के में अगर जरा भी खलल वाक़ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, और पान इस तरह से मितवातर पहुंचते रहे कि बस तांता लग जाए। अब इसके बाद के वाकयात को कुछ मर्द ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। शुरू शुरू में तो ताश बाकायदा और बाज़ाब्ता होता रहा। जो खेल भी खेला गया बहुत माकूल तरीके से, कवायदो जवाबत के मुताबिक और मतानत और संजीदगी के साथ। लेकिन एक दो घंटे के बाद कुछ खुश तबई शुरू हुई। यार लोगों ने एक दूसरे के पत्ते देखने शुरू कर दिए। यह हालत थी कि आंख बची नहीं और एक आध काम का पत्ता उड़ा नहीं, और साथ ही कह कहे पर कह कहे उड़ने लगे। 3 घंटे के बाद यह हालत थी कि कोई घुटना हिला हिला कर गा रहा है, कोई फर्श पर बाजू टेके बजा रहा है, कोई थिएटर का एक आध मजाहिया फिक्रा लाखों दफा दोहरा रहा है, लेकिन ताश बराबर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद धूल धप्पा शुरू हो गया। इन खुश फेलियों के दौरान में एक मस्करे ने एक ऐसा खेल तजवीज कर दिया जिसके आखिर में एक आदमी बादशाह बन जाता है, दूसरा वजीर, तीसरा कोतवाल, और जो सबसे हार जाए वो चोर। सब ने कहा वाह वाह क्या बात कही है। एक बोला फिर आज जो चोर बना उसकी शामत आ जाएगी। दूसरे ने कहा और नहीं तो क्या, भला कोई ऐसा वैसा खेल है, सल्तनतों के मामले हैं, सल्तनतों के। खेल शुरू हुआ। बदकिस्मती से हम चोर बन गए। तरह तरह की सजाएं तजवीज होने लगी। कोई कहे नंगे पांव भागता हुआ जाए और हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद कर लाए। कोई कहे नहीं हुजूर, सबके पांव पड़े और हर एक से 2-2 चांटे खाए। दूसरे ने कहा नहीं साहब, एक पांव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे। आखिर में बादशाह सलामत बोले हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज की एक लंबूतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए और इसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए, और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चिलम भर लाए। सब ने कहा क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, क्या सजा तजवीज की है, वाह वाह। हम भी मजे में आए हुए थे। हमने कहा तो क्या हुआ, आज हम हैं, कल किसी और की बारी आ जाएगी। निहायत खंदा पेशानी से अपने चेहरे को पेश किया। हंस हंस कर वो बेहुदा सी टोपी पहनी, एक शान इस्तिगना के साथ चिलम उठाई और जनाने का दरवाजा खोलकर बावर्ची खाने को चल दिए, और हमारे पीछे कमरा कहकहों से गूंज रहा था। सहन में पहुंचे ही थे कि बाहर का दरवाजा खुला और एक बुरका पोश खातून अंदर दाखिल हुई। मुंह से बुरका उल्टा तो रोशन आरा। दम खुश्क हो गया, बदन पर एक लर्जा सा तारी हो गया, जबान बंद हो गई। सामने वो रोशन आ रहा जिसको मैंने तार देकर बुलाया था कि तुम फौरन आ जाओ, मैं बहुत उदास हूं और अपनी ये हालत के मुंह पर स्याही मली है। सर पर वो लंबूतरी सी कागज की टोपी पहन रखी है और हाथ में चिल्लम उठाए खड़े हैं, और मर्दाने कमरे से कहकहों का शोर बराबर आ रहा है। रूह मुंजमिद हो गई और तमाम हवास ने जवाब दे दिया। रोशन आरा कुछ देर तक चुपकी खड़ी देखती रही और फिर कहने लगी। बस मैं क्या बताऊं कि क्या कहने लगी। उसकी आवाज तो मेरे कानों तक जैसे बेहोशी के आलम में पहुंच रही थी। अब तक आप इतना तो जान गए होंगे कि मैं बजाते खुद अजहद शरीफ वाक़े हुआ हूँ। जहां तक मैं हूँ, मुझसे बेहतर मियाँ दुनिया पैदा नहीं कर सकती। मेरे ससुराल में सबकी यही राय है और मेरा अपना ईमान भी यही है, लेकिन इन दोस्तों ने मुझे रुस्वा कर दिया है। इसलिए मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अब या घर में रहूंगा या काम पर जाया करूंगा। ना किसी से मिलूंगा और ना किसी को अपने घर में आने दूंगा, सिवाय डाकिए या हजाम के, और इनसे भी निहायत मुख्तसर बातें करूंगा। खत है, जी हाँ, दे जाओ, चले जाओ, नाखून तराश दो, भाग जाओ, बस इससे ज्यादा कलाम ना करूंगा। आप देखिए तो सही।
دوستو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بھولیے۔ والسلام۔